ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इससे एक चीज समझ में आती है कि क्वेश्चंस को फ्लो में मत जाना, माइन्यूट चेंज देखना। इसने रिवर्स कर दिया। चलो भाई, ये तो पढ़ ही लोगे, विधि के 3 सिद्धांत किसने दिए, क्या था, कौन कौन से सिद्धांत, ये तुम पढ़ लो। संविधान और संविधानवादी ये देख लेंगे। संविधानवाद क्या है और संवैधानिक नैतिकता क्या है। ये संविधानवाद है, ये संवैधानिक नैतिकता है। दोनों का कंसेप्ट यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। निजता का अधिकार मैंने वैसे पहले भी करवाया था ना। निजता का अधिकार जैसे मैंने बोला किससे संबंधित होगा, जीवन से, और जैसे जीवन की बात है आर्टिकल, हाँ भाई 21 बोलो, क्लास में हो ना, 21 21। चलो ये सारी चीजें देख लेना कि इसमें 5 अधिकार है। पुट्टा स्वामी के निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार, विद्युत का अधिकार, सूचना का अधिकार। अब जैसे विद्युत का अधिकार, सूचना का अधिकार ना, इसी का पार्ट है आर्टिकल 21। एक्चुअली आरटीआई ना आर्टिकल 19 का भी पार्ट है और आर्टिकल 21 का भी पार्ट है, तो इसको सेग्रीगेट स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए चिंता मत लेना, वो ऐसे सवाल नहीं देगा। अब देखो, ये अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, जो कि तुम में से एक के पास भी नहीं है क्या किसी के पास तुम में से? अरे बाप रे, तुम लोगों की तो संख्या ज्यादा है फिर मतलब। पुनीत, निशा सोनी, मोहित वर्मा, आरती, काजल, मेघा, भारती। मुझे तो तुम लोगों के पास अधिकार, सारे लड़कों के पास अधिकार है बस। कम क्यों मेरे अधिकार है? 21 करो पे तो नियुक्ति करो आप निर्बंधन लगा हुआ है सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि विवाह, नियुक्ति युक्ति निर्बंधन नहीं, निर्बंधनों के बिना व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार कितने लोगों के पास है तुम लोगों को? मतलब जल्दी हैंड रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार चिल आदमी, क्या मतलब इतना लोड लेते हो मेरी क्लास का? मैं डांटता हूँ तुम लोगों को। इसीलिए तू वो स्टेटस लगा रहा था ना, मैं समझ सकता हूँ तेरा दुख दोस्त, क्या करे पर। इसीलिए तो मैंने बोला तुम्हारे पास किसी के पास भी अधिकार नहीं है, चुपचाप हाथ नीचे कर लो, जो जो हाथ खड़े कर रखे हैं। अभी मैं 2 डायलॉग मारूंगा, नींद हट जाएगी, सो नहीं पाओगे 2-3 दिन। हाथ नीचे कर लो चुपचाप, और टाइम से ना लिया करो, बदबू आती शरीर से, और बोलेगी विवाह पसंद की व्यक्ति से अधिकार चाहिए इनको। ऐसे बोलती है ना तुम्हारी मम्मी। तो भाई कौन से में आएगा? ये तो तुम्हें पता ही है यार, आर्टिकल 21 मैंने तुम्हें बता दिया कि ये लाइफ से रिलेटेड है डायरेक्ट। अच्छा, वेलफेयर स्टेट सीधा का सीधा कौन सा है आर्टिकल बताएगा मेरे को कोई भी एक पर्सन? 38, 39, सीधा का सीधा वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने लायक नहीं है। ये देख काम का, भारत के संविधान, सही पूछ रहा है पहली चीज, भारत के संविधान के भाग 4 में। यस संधू सर प्लीज कर। भाई उसकी दवाई कुछ रहेगा, एक एक की दवाई जो रेडी साथ दी है, किसके पास अभी लेना नहीं है। हाँ भाई, जो टाइम से आ जाया करो यार, क्यों दारू पी के नशे में पड़े रहते हो, गलियों में पड़े, टाइम से आ जाएगा इस टाइम के लिए। सही पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही है? पूछ रहा है कि सही कौन से है। देखो कई बार ना यहाँ पे सही पूछ लेगा, यहाँ पे पूछ लेगा सही नहीं है, तो इसको अंतिम मानना है। ठीक है, अरे ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगी। सीधी सीधी कौन सा आर्टिकल है? 37। काट दे, काट दो। इस भाग के अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा विधि निर्माण को प्रभावित करेंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन। देखो रिवर्स स्टेटमेंट है दोनों, 1 और 2 तो साथ में हो नहीं सकते, या तो 1 होगा या 2 होगा। 1 हमने काट दिया तो 2 तो पक्का होगा, 2 और 3 में से हमारे पास ऑप्शन है। समझ में आई कैसे क्रॉस किया हमने? क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मैं ही समझ रहा हूँ? गर्दन हिलाओ ना तुम लोग, गर्दन में कोई वो आया पड़ा है? कल होली खेलनी उसके लिए तैयार कर रहे हो एक दिन पहले से कि यार गर्दन में थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। कल मुर्गा डांस करोगे फिर, या नागिन? वैगर डांस। हाँ भाई संधू, हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट का एक फोन कर लो। हेलो, हाँ अरे मैं ये बोल रहा हूँ किसी नीतीश नितिन के पास होगी, तो किसी ना किसी मैच बॉय को देखे गए रेडियो से। हाँ नहीं 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 नहीं, मेस के अंदर ही कोई होगा उनमें से ही। तो उधर ऑफिस में जा, मेस ऐसो वगैरह होंगे तो उनको बोल देंगे, वो किसी मेस बॉय को फोन अंदर। हाँ मेस के अंदर है, आगे की तरफ जा और
हाँ मतलब जो भी रूम बोलिए उनके नंबर दे दो, उनसे बात कर लेना। आप रख के करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास नहीं है यार। हाँ उनके पास ही रखिए, मैं इसका मार होगा। आवाज आ मेरी आप लोगों के पास आ रही होगी ना? चलो एंजॉय करो फिर सेशन, सकत में देखता रहूंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए थे कि इन दोनों में से तो एक आंसर होगा ही होगा, एक दूसरे के विपरीत है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बता रहा हूँ। तो एक मिनट यार। तो आर्मी में क्या होता है कि एक बड़ी पेयर होता है। बड़ी पेयर वो होता है कि जो सबसे आपका क्लोज होता है, अगर आपके दुख सुख जो भी इशू होता है तो वही आपके सोल्व करता है, मतलब वही मदद करता है जनरली। तो अभी आजकल मेरा जो बडी है वो है वरदान सोलंकी, वो है अपने यूपी से, वो वॉलीबॉल का स्टेट प्लेयर है। तो उसको एक्चुअली यार थोड़ी चोट लग गई, इंजरी हो गई वॉलीबॉल खेलने के दौरान, तो उसी चक्कर में शुरू में उसके चक्कर में टाइम लग गया। फिर अभी उसकी टेबलेट वगैरह लेने के लिए भेजा है मैं, इसमें किसी को दिए तो उस चक्कर में थोड़ा सा बात करने लग गया था, उसका काम कर रहा हूँ यार। तो दिक्कत तो नहीं तुम लोग ऐसे, अरे हमारा टाइम बर्बाद, आप ऐसा नहीं कर सकते है क्या किसी को? नहीं है ना? तो नहीं होनी चाहिए, आई होप कि नहीं होगी, तुम लोग इतने सेंसिबल लोग हो कि अगर किसी को दिक्कत है तो फिर सुनी जा सकती है। ठीक है, सो ही इज ऑल्सो माई बडी, सो मैंने तुम लोग सेशन की जल्दीबाजी में उसकी दवाई लाना भूल गया, तो अब किसी और को भेजा। तो ये बात कर रहे थे, इन दोनों का मैं गेम समझ में आया। पहली चीज कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन दोनों में से एक ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये, या फिर ये होगा, अभी इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन आर्टिकल 37 सीधा सीधा कहता है, 36 37 की ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, तो एक काट दो एक काट दो। इस भाग के अधिकारी राज्य द्वारा विधि निर्माण को प्रभावित करेंगे। हाँ आर्टिकल 50, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको जो मैंने आर्टिकल याद कराया ना, अगर आपको उतने याद है ना, तो आपकी 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट। ये तो भाई अस्पष्टता का के विरुद्ध संरक्षण कौन सा है, सबको पता है कि भाई किस में आएगा, सीधी क्षमता के विरुद्ध। आई होप कीजिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आप अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो गलती पता है क्या करके आ जाओ, तो पेपर से बात करो, पेपर के अंदर पूछो कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता हो, अनटचेबिलिटी कहाँ निरूपित करता है, सीधा सा रहेगा, राइट टू इक्वलिटी। कौन सा आर्टिकल? 17। यार एक मिनट ना, मेरा रूम ना एकदम भर गया है, ये सारी पंचायत की जो आवाज आ रही है ना मेरे रूम से आ रही है, मुझे गेट बंद कर लेने। लोगों की पर्सनालिटी क्या हो रखी है, मेरी क्या हो रखी है, मैं आपसे बहुत साथ मजे कर रहा हूँ, वो लोग वहां मजे कर रहे हैं। चलो ये देखो, न्यायपालिका कार्यपालिका में पृथक्करण किससे संदर्भ है? ये मेरे गेट बजने शुरू हो गए, परफेक्ट टाइम पे गेट बंद कर दिया, थैंक यू गाइस याद कराने के। टीपीएसपी कौन सा आर्टिकल? 50। ये तो आपने सीधा ही पढ़ रखा है। ये देखो, ये क्वेश्चन समझाने वाला है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त, लाइन पढ़ना सही सही, पहले क्वेश्चन पढ़ो सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों को, ह्यूमन राइट को, ह्यूमन राइट के सार्वभौमिक घोषणा पत्र है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 है, उसके प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती है। अब ऐसे समझो, किसका है? यूएन का। और क्या बना रहा है? ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन बना। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें वर्ल्ड का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन बनाना हो, एक वाइड एरिया बनाओगे या इतना सा छोटा सा नैरो बनाओगे? वाइड बनाओगे ऑब्वियसली। उसमें क्या क्या चीज, जितनी भी अफर्मेटिव चीजें होंगी सारी चीजें इंक्लूड करोगे। एजुकेशन का अधिकार की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, पॉलिटिकल राइट की बात करोगे, लिबर्टी की बात करोगे, फ्रीडम की बात करोगे, करोगे ना ये सारी चीजें। डेमोक्रेसी की बात करोगे, डीप टू डेमोक्रेसी की बात करोगे। ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है? प्रस्तावना में। एक भी वर्ड अगर मैच हो गया, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात करता है, 3 तरीके की समता की बात करता है, तो ये तो मैच हो गया, ये तो क्या ही होगा ऑब्वियसली यार। कोई दिक्कत? मुझे पता है कि तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई,
ह्यूमन राइट एक्ट क्या है, दुनिया बाहर में तेल लेने के बाद, ये तो तुम्हें पता है कि प्रियम्बल में क्या लिखा है। और प्रियम्बल कहीं ना कहीं इसमें कहीं इतने से में तो फिट हो ही जाएगी, उसकी दो चीजें फिट हो गई तो आ गया ना उसका नाम। तो यार गर्दन नहीं यार, ऐसे ऐसे लुक मत दो यार, मेरे को लगता है कि मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। अगला डीपीएस पे, डीपीएस सारे अफर्मेटिव है कि भाई स्टेट क्या करेगा, एजुकेशन देगा, स्टेट क्या करेगा, एसटीएससी के साथ न्याय करेगा, स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर स्टेट बनेगा। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की तो बात होगी। फिर अगला मूल कर्तव्य, हाँ भाई फंडामेंटल ड्यूटीज तो बिल्कुल कहती है, राष्ट्र की एकता बनाए, अखंडता बनाए रखे, तो सम्मान करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करे, वो सारी चीजें हैं। एजुकेशन की बात करें तो यार इस सवाल को ऐसे किया जा सकता था, अगर आप एग्जाम में होते तो मुझे लगता है कि ये पेपर आपका क्वेश्चन आपको टफ लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको ऐसे करने की जरूरत है। निजता का अधिकार फिर से रिपीट हो गया, फिर से देखो, चलो मजेदार सवाल है, वन ऑफ द फाइनल सवाल है। इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन खोल दो भाई। एक कानून को लागू करने के मामले में कोई कानून मतलब कोई भी विधान जो किसी कार्यपालिक या प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्निर्देशित एवं अभिनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो भारत के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करे। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब कोई भी ऐसा एक्ट बना दो जिससे या तो आप लेजिस्लेटिव को, सॉरी एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अगर आपने कोई ऐसा अधिकार दे दिया कि आप अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दो उसको कि वो जो करना चाहे कर ले, तो ये आपके किस अधिकार का उल्लंघन करेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो। सीधी 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 बात है कि विधि के समक्ष समता, इक्वल बिफोर द लॉ, सीधा सीधा उसका उल्लंघन किया भाई आपने। क्या किया कि इन दो लोगों को विशिष्ट अधिकार दे दिया। तो कौन सा आर्टिकल है, क्या वो आर्टिकल 44 है, नहीं ये तो अधिकार है नहीं, डीपीएस की समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल 32, हाँ कुछ लोग आर्टिकल 32 कर सकते थे, लेकिन याद रखना कि ये सभी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर है, ना कि किसी विशिष्ट मूल अधिकार के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है समता के अधिकार का उल्लंघन किया आपने, कुछ विशेष अधिकार दिया है, 28 बिल्कुल नहीं होगा, आर्टिकल 14 हो जाएगा। तो इस सारी गलतियों से बचना, बहुत सारे लोग बोलेंगे आर्टिकल 32 आ जाए वही आंसर होगा, तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अरे भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, वो स्लो चल रहा है एकदम धीरे धीरे कचौड़ी चाल से, ठीक है। धन का सेकेंडरीकरण, ये आर्टिकल बताना है सीधा सीधा, मैंने बताया था 39, यहाँ बता दो यहाँ पे क्या आएगा, सही है क्या ये आर्टिकल। एक कोड बताया था मैंने, बताया था ना, बताया था क्या एक कोड मैंने तुम लोगों क्लास में, लाइवलीहुड डिसेंट्रलाइजेशन कैपिटल सेंट्रलाइजेशन कैपिटल को रोकेगा 39 से। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी किसमें आएगा, देखो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 31 को हटा दिया, हटा। पहले क्रॉस करो कि क्या क्रॉस कर सकते हैं। विधिक अधिकार जो केवल केवल नागरिकों के लिए होता है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त एक विशिष्ट विधिक अधिकार, मतलब विधिक अधिकार यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं, या तो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है या फिर केवल नागरिकों। नागरिकों के लिए कौन से थे, 19, 29, 15, 16 और एक कौन सा था, 25। कोई डाउट, मैंने ये चीज आपको बताई थी पहले। अरे मुंह ऐसे क्यों लटका रखे हो तुम लोग, जाओ यार तुम लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहीं लेना सेशन का, नहीं लेना। क्या नितिन, क्या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है क्या आज, नींद में। नो सर। क्या बात है फिर, ऐसे दुखी क्यों नजर आ रहा है। सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हो, ऐसे ही जग सुना सुना लगे। ऐसा थोड़ा एग्जाम का प्रेशर। कौन सी एग्जाम का प्रेशर, सर ये यूपीएससी 25 में। वो एग्जाम का प्रेशर भी होता है क्या। सर कभी कभी हो जाता है। तो मैं दवाई बताता हूँ, देखो ये काम की चीज थी, सही टाइम पे ऐसे शकल बनाते रहा करो, कभी कभी दवाई बता दिया करो जब भी तुम्हें एग्जाम का प्रेशर आ जाए, ठीक है। या तो एक पीवाईक्यू का पेपर निकालना या एक फुल लेंथ पेपर निकालना,
उसको एग्जाम टाइम में लगा के करना 2 आवर में, और उसकी OMR भर लेना, ठीक है। उसके मार्क्स काउंट करो तो करना, नहीं करो तो मत करना, लेकिन ये काम कर लेना, तुम्हारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। प्रायोरिटी देना इसको। ये क्या करेगा, 2 तरीके से बेनिफिट करेगा। एक, तुम्हारा स्कोर भी अच्छा आएगा क्योंकि काफी चीजें मैं करवा चुका हूँ, और दूसरी चीज अच्छी चीज क्या है कि तुम्हारी चीजें भी क्लियर होती जाएगी। अगर तो इसको एक बार यूज करके देखो, शुरू के 2-3 अटेम्प्ट में भी तुम्हारी तरह NCS रहा करता था, लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि लास्ट के 15 दिन वो पढ़ता है, 15 दिन था ना, तो मैं 15 दिन का बताता हूँ बार बार, ठीक है। और मेरे को जो जानने वाले यहाँ पे 2-3 लोग हैं, उनको पता है कि मैं 15 दिन ही पढ़ता था, बाकी मैं फिर ऐसे उधर उधर कर दूँ। तो 15 दिन में क्या करता था कि मेरे को होती थी टेंशन लास्ट में, जैसे तुम शक्ल बना के रहते, तो फिर मैं एक पेपर निकालता डेली आराम से, सारे दिन मस्ती मारता था जैसे भी। हाँ, ये बोल रहा है कि मैंने भी स्टडी फॉलो की है, तो भाई आराम से इसको फॉलो करो, चिल से लोड नहीं लेना एग्जाम। एग्जाम का जितना लोड लोगे उतनी बढ़ाती जाएगी। हाँ, अगर कोई गर्लफ्रेंड लोड दे रही है तो भाई उसका नुकसान कर सकता है। कोई और बात है? नो सर। पक्का? ओके सर। ऐसा तो नहीं लग रहा पैसा देके फंस गया मैं, मेरे को पैसा वापस नहीं चाहिए है? सर, जब प्रेजेंट का अफसोस नहीं हो रहा है तो सरप्राइज में क्या होगा? अच्छा, मतलब अफसोस तो है तुम्हें मेरा भी? नहीं सर। सर आप चले गए थे तब थोड़ा ज्यादा अफसोस हुआ। अरे अफसोस यार, मैंने उन लोगों को बोला था कि तुम ऐसे करो कि मेरा ना अकाउंट बदल दो, मैं तुम लोगों को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों ने माना नहीं यार। मैंने कहा मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। अब चाहते थे कि मैं अभी विकास देवी कीर्ति को एकदम हराना, पेलना ही है, नया इंस्टीट्यूट ही खड़ा करना है, तो कुछ नहीं कर सकते यार उससे। अब मैं ना तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये कहाँ है, मैं आजकल क्यों कहाँ चलाने लगा हूँ। मेरी ना ड्रिल बहुत गंदी है, मतलब गंदी इन द सेंस मैं अच्छा नहीं करता हूँ, ड्रिल अच्छा नहीं कर पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे तुम लोगों को भी ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, तो उस चीज को ना अपने ईगो पे ले आओ कि, और उस ईगो को ना सबके सामने लाओ कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, इसको तो मैं टॉप करके रहूँ, भले से दूसरे सब्जेक्ट में कम ले आऊँ, लेकिन इसके 15 सवाल आए तो 14 सही करूँ। उस चीज को ईगो बनाओ। जैसे कि मैंने बना रखा है, मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर आता है उसको बोलता हूँ कि मैं रनिंग रनिंग में ठीक हूँ, फायरिंग ठीक है, बाकी सारी चीज ठीक है, इंडोर तो ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि, वो बोलते हैं कौन से अवार्ड चाहिए, बेस्ट इन ड्रिल ही चाहिए। और वो मेरे से कोई 5 कदम चलवा लेना तो मेरे को बाहर निकाल देगा वो मैदान से, कि तू जा भाई तेरा हो गया। तो अब सोच लो कि आउटडोर अच्छा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट है, तो टॉप 5 में से आ रहा हूँ अभी। आज ही रनिंग थी 8 किलोमीटर, तो मेरे साथ 39 मिनट के आसपास कंप्लीट की। तो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अगर कोई सब्जेक्ट है जो तुम्हारी ईगो को हट कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं हो रहा मेरे से, या कोई एग्जाम है, तो उसमें एकदम ईगो के साथ सटा दो कि नहीं मैं करूंगा ही। पहले उसको मजाक में लो, फिर उसको सीरियस बना दो ना, लोड मत लो उसका। चलो शुरू करते हैं अगला। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन हटा दिया हम लोगों ने? यहाँ तो ये तो कर लिया था ना हम लोगों ने, यहाँ पे कोई दिक्कत? इसका ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये ट्रिक मैं बता चुका था पहले से। दोनों मैच कर रही, इन दोनों में से एक आंसर होगा, लुका लाइक हो गया। तो उसके बाद ये केवल नागरिक के लिए, विधिक अधिकार तो सभी व्यक्तियों के लिए, तो ये मैंने बता चुका था कि पर्सनल राइट किन किन लोगों के लिए। तो आई होप कितना क्लियर। चलो, क्या पूछ रहे हैं? सही है, बोला कि न्यायालय के रिटों के बारे में बात कर रहा है, सीधा सीधा आर्टिकल 32 पूछ रहा है। कोई दिक्कत? एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि जो इसमें लगेगा। आप ये देखो, किसी प्राइवेट व्यक्ति संग्रह करो जब तक उसके अधिकार को सार्वजनिक कार्य पर परमादेश नहीं जारी होता। आप एडवांस पढ़ रहे हो, परमादेश पढ़ रहे हो, तो पता होना चाहिए कि किसके खिलाफ जारी होता है, उसका लिमिटेड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, भले ही वो कोई सरकारी कंपनी परमादेश नहीं होता भाई, ये ले दे कि ऊपर वाली लाइन ही तो बोल रहे हैं भाई, जितने भी PSUs है ना, परमादेश के किसके खिलाफ जारी होगा? तो कोई तो बोलो। अधिकारी के खिलाफ, किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ। सार्वजनिक अधिकारी के पास जो पब्लिक फंड से पैसा ले रहा हो और उसकी अथॉरिटी हो कि आप वो काम करना उसकी जिम्मेदारी हो। और ये क्या बोल रहा है? सरकारी कंपनी, ये की ड्यूटी नहीं है, आप उनके लिए लाइबल नहीं हो, उनको कॉर्पोरेट की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन को वारंट को रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में संवेदन करने के, न्यायालय में पिटिशनर हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? देयर इज नो इशू, सिंपल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं।
क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है? अरे अभी तो कराया था गधो। ये देखो, मैं तुम्हें बोला था कि रिपीट होगा, वो जिसमें 3 ऑप्शन दिए थे उन्होंने। ये रहा, कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, देखा? वही सवाल है, ले लेके अगर आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो। आप लोगों ने सारी ये कर ली है? आप लोगों ने सारी मैगजीन पढ़ ली क्या? पढ़ ली ना सब लोगों ने? अब कल आप मेरे को इसके 10 सवाल मार्क करोगे, हर एक पर्सन 5 से 7 सवाल, जो उनके गलत हुए और जो चाहते थे कि वो सही हो जाते पर वो गलत हो गए। ठीक है, 5 से 7 सवाल हर एक पर्सन मुझे देगा, उन्हीं सवालों को मैं प्राइमरी लेवल पे करवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो तुम्हारी उसमें क्या अप्रोच लगनी थी वो भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। उसके अलावा मेरे हिसाब से 30 सवाल तो आपके ये हो जाएंगे, 30 से 35 सवाल कॉमन हुआ के, तो 10 सवाल, 10 से 15 सवाल मैं मेरे एंड से ऐड करूंगा, तो टोटल हर सब्जेक्ट के 50 के आसपास सवाल करेंगे हम अब हम इन फ्यूचर। क्योंकि ऐसे तो मैं एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाने लगा तो मेरे को 6 महीने लग जाएंगे हमारा कोर्स कंप्लीट कराने में। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करो कि हर एक मैगजीन से 10 से 15 सवाल निकाल के दो आप मेरे को, जिनमें आपको डाउट रहता है। ठीक है, कि सर ये सवाल कैसे होगा। बाकी अगर आप नहीं निकाल पाए उन सवालों को, तो बाकी तो मैं करूंगा IBC सवाल तो मेरे एंड से भी, लेकिन 10-5 आप ट्राई करना, वो निकाल लोगे आप। चलो रेट तो हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कर लिया था कि हम लोगों ने? संविधान की उद्देशिका में सही नहीं नहीं है बात है। ये क्या है लिखा है यहाँ पे, न्याय। देखो, अगर आपको ये पता होगा कि न्याय 3 तरीके का है, आपका काम हो जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 तरीके की स्वतंत्रता, 3 तरीके का जस्टिस, ऐसे याद करो चीज। संविधान निर्माताओं के मन में किससे प्रतिबिंबित होता है? संविधान का, सीधी सी बात, प्रस्तावना से होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डाउट था इसमें? मेरे हिसाब से किसी में कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कि भाई इसको तो प्रियम्बल की कुंजी आपने पढ़ा ही होगा, हर जगह पढ़ा हुआ, तो इसका मैं डिस्कस नहीं कर रहा। चलिए, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ क्या है? अवरोधों का अभाव, बिल्कुल गलत। प्रतिस्पर्धा का अभाव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा तो ये तो नहीं कहना चाहता कि राइट राइट इक्वलिटी क्या किसकी बात करता है। जब असमानता ही समाप्त हो जाएगी तो फिर इनइक्वलिटी की बात कहाँ से आती है? विचारधारा का अभाव, ऐसी कोई सोसाइटी है जहाँ पे विचारधारा का अभाव हो? अरे भाई, तुम लोगों में से ही बम्बू काट दोगे 3-4 तो, कि भाई हाँ ये आम का पेड़ हुआ था उस पर बम्बू लग गया तो भगवान प्रकट हो गए, ये विचारधारा है किसी? ये भी गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा का अभाव कहीं हो सकता है? किसी भी सोसाइटी में पॉसिबल है, इवन जानवरों में भी पॉसिबल है, प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं है। तो समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल सीधा का सीधा आपको पता है, आर्टिकल 15 का पार्ट, इजी चीज है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ, प्रस्तावना और मूल अधिकार वाला आज, और उद्देशिका। उसके बाद ये संघवाद और ये सारी चीजें मैं लूंगा, ये संविधान की विशेषता, ये 3 सेक्शन कंप्लीट करूंगा आज। बाकी फिर तुम लोग आज एंजॉय करो। फिर कल शाम तक मेरे को 10-10 सवाल दे दोगे आप, जो आपको लगते हैं कि सर ये सवाल करवा दो, स्क्रीनशॉट उनका भेजना इस मैगजीन से। इसके अलावा मैं 10 से 15-20 सवाल मैं खुद कनेक्ट करूंगा और उनको कल कंप्लीट करेंगे। क्वालिटी हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी PYQ के लेवल पर। पूरी मैंने अप्रोच बताई थी, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वीडियो और भेज दूंगा पॉलिटिकल लास्ट ईयर का, तो उसमें से कुछ और आउटपुट निकले तो उसको ऐड ऑन कर लेना। अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत? चले, सही रहेगी ये अप्रोच? सही रहेगी? तो ऐसे गर्दन घुमा रखे ना, अरे सर बर्बाद हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कहाँ आ गया, होली का त्योहार है, आपने रात को बुला रखा है, मेरा तो निब्बा निब्बी इंतजार कर रहा है, आपका दिमाग खराब हो गया। ग्लास बजा रहे मेरे रूम में यार, मेरा रूम गंदा करके जाएंगे आज। हे भगवान। उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताओ कि संविधान, यह संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखो मजेदार सवाल है, चलो तुम कहो। लॉजिक पूछूंगा। अब आगे की क्लास ना ऐसे नहीं रहा करेगी कि मैं बोलता जाऊंगा तुम सुनते जाओगे, मजा आ रहा है, नींद में आ रहे हो, इधर फोन देख रहे हो, इधर मैच देख रहे हो। मैं सवाल किसी से पूछ सकता हूँ, इस सवाल में लॉजिक बताओ। देखो, इतना सेम है, इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, संविधान का भाग है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है किंतु इसके उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। कौन सी चीजें वेल डिफाइंड है दोनों में, समझिए बता, तो अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि मैं खाना खाता हूं और मैं 10 बजे खाना खाता हूं, तो कौन सी चीज वेल डिफाइंड है?
कि 10 बजे खाता हूँ तो उसको ज्यादा एक्यूरेट मानोगे ना कि भाई ये चीज ज्यादा सही है। यहाँ पे फैक्ट चेक नहीं हो रहा है। वो जो मैं बोलता था ना छोटा वाला गोला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ बात रहा हूँ कि इन दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट किसको मानोगे आप। एकदम एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई साहब ये संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र है, लेकिन उसका कोई अन्य पर विधिक प्रभाव नहीं। हाँ केशवानंद भारती केस, बेरुबारी केस था उससे पहले। तो आई होप कि आपको केस याद होगा, तो इसका आंसर लुक अलाइक स्टेटमेंट वाला अप्रोच से होगा ये सवाल। ये सेक्शन और कर लेते हैं, फिर आप लोग छुट्टी, आप मजे करना, परेशान मत करना, ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल मैंने इसको मेरे हिसाब से 5 स्टार लगा के दिया था ना आप लोग। पूछते हैं किससे संबंधित है, अरे भाई सीधे आंसर समझ आते हैं, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये इतना तो पढ़ ही लोगे तुम, ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाले सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संघवाद के बारे में, भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप गए, मेरा पेपर देखोगे ना वहां पे भी आपको ऐसे अंडरलाइन मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये लाइनें पढ़ना, पूछना क्या चाह रहा है भाई, कहना क्या चाहते हैं। ये बोल रहा है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ भाई अच्छी चीजें है, लेकिन उसका संघराज्य पद्धति इसकी विशेषता नहीं है, उसका क्या मतलब। ठीक। दूसरा बोला केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये बात भी सही है। संघ सूची राज्य सूची बिल्कुल सही है। संघबद्ध होने वाली इकाई को राज्यसभा के असमान प्रतिनिधित्व दिए गए, हाँ भाई मणिपुर केरला दिल्ली इनकी बहुत कम मेंबर, बाकी राज्यों को फेंके जाता है, यूपी वालों ने पूरा कब्जा किया। यह संघबद्ध होने वाली इकाई के बीच एक सहमति का परिणाम। मैंने क्या बोला था, आर्टिकल एक, उसमें क्या बोला था, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या बोला था, बताया था मैंने, ये तो डिस्कस किया था ना आर्टिकल एक, कि भाई साहब यूनियन ये एक समझौते का परिणाम नहीं है जो मिलने वाली का, ये फेडरल का सिस्टम नहीं है। सर अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो कोई से भी ट्रिक लगा के चले जाते। ठीक है चलो, मजेदार सवाल। भारत की संसद, सही है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, हाँ भाई डाल सकती है। इससे रिलेटेड केस कौन सा था, केस बताओ सुप्रीम कोर्ट का। मिनर्वा मिल्स केस है। कौन सा, मिनर्वा मिल्स केस। बोलो ना, मिनर्वा मिल केस नहीं, केशवानंद भारती भी नहीं, केशवानंद भारती में ये था वामन राव केस, और एक कियोतो लोन जैसा ऐसा कोई केस और था, उससे कनेक्ट करना। तो उसमें बोला था कि भाई डाल सकते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल नहीं सकते, डालो उसमें 9 शेड्यूल में आप डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उसको क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा उसको। मेरे फोन आना शुरू हो गए और मैं मिल नहीं रहा हूँ उन लोगों को। किसी और का गेट बजा दिया उन लोगों ने। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलता रहेगा। अरे आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ 9 शेड्यूल में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ध्यान में रखना, और ये काट दो कि इसमें लिखा भी होगा IR कोयलो 2007 में बोला कि भाई साहब उसमें डाल सकते हो, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून आपने डाला है उसका अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल में कितने केस, कितने अभी कानून है उनको देखना, 200 के प्लस कानून है बेसिक स्ट्रक्चर वाला। चलो 9th शेड्यूल कब डाला गया, अगर आपने ये पढ़ लिया होता, ये सवाल 2018 में 9th शेड्यूल के बारे में कब डाला गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो आपको पता होता है कि हाँ भाई जवाहरलाल नेहरू का आंसर होता ना, ये आंसर रिपीटेड है अभी, या फिर देखो 9वीं अनुसूची स्थापित की गई 2019, फिर ये फिर जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर ये देखो फिर से वही सवाल, जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अलंकार शून्य घोषित किया जा सकता है किस अनुसूची के तहत। एकदम इजी मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ भाई 5वीं अनुसूची है जनजातीय। 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में क्या अंतर है, अब मेरे को नेक्स्ट वाली क्लास में बताओगे। ये मत बताना कि साहब इसमें 10 राज्य और इसमें 5 राज्य, 4 राज्य, सॉरी इसमें 4 राज्य और इसमें 10 राज्य। इसमें कौन से हैं, ATMM, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, और इसमें कौन कौन से हैं, ये वाला मैप बनाना, ऊपर वाले ये वाले और यहाँ वाले और एक दो ये वाले। ठीक है, मैप बना के रख लेना। अब देखो फिर से पूछ लिया, 5th शेड्यूल में अगर किसी क्षेत्र को लाया जाए तो क्या कथन। देखो ये क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर आंसर है इस वाले सवाल में। तो क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए
अगर उनके आंसर अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए, आपका 90% काम हो गया, 90 नहीं तो 50% काम आपका हो गया। आप बिना विदाउट रिवीजन के भी जाओगे ना, 50% काम आपका हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, वही आंसर होते हैं, उन्हीं में से आंसर निकालते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें पता है? तो यूपीएससी पेपर बनाता है वो भी आलसी है, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी, उसको भी क्वेश्चन नहीं बना रहे। वो भी कोई पीवाईक्यू देखता है, उन्हीं में से कोई स्टेटमेंट ढूंढता है, उसी को क्वेश्चन बना देता है, उन्हीं को आंसर बना देता है, उसका भी काम खत्म, यूपीएससी का काम खत्म। ना तो उनमें विवाद होता है, बच्चे होते हैं उतना पढ़ते हैं नहीं, नई दुनिया बसा के रखते हैं। हाँ मेरा बाबू सुना, विजन ने निकाल दिया, नेक्स्ट ने निकाल दिया, फॉर्म ने निकाल दिया, ओलीएस निकाल दिया, सब पढ़ के एक बार आग लगा दो, फिर आग लगा लेते हैं खुद के जीवन में। ये बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, सही है। भारतीय बेसिक स्ट्रक्चर संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या बात कर रहा है भाई, भारत का संविधान, और वो भी परिभाषित करता है। आप भारत के संविधान को लिखे एक 1973 में यार, उसके बाद भारतीय का संविधान परिभाषित कर रहा है, ऐसा तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पढ़ा। पढ़ा है कि तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। और जनरली ये स्टेटमेंट आता है तो परिभाषित करता है तो गलत जनरली होता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित सुरक्षा की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और जिन आदर्शों पर संविधान आधारित है सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सवाल समझना, यहाँ पे समझने की जरूरत है, तुम इसको गलत कर जाओगे कि जिन आदर्शों पर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन केस क्या है? भारत का संविधान व्यवस्था करता है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा? अरे नहीं बोला ना भाई, स्टेटमेंट सही है अगर इतना काट दो तो। नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा के न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की जा सकती है। अब स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर ये इतनी सी चीज हट गई, आपका मामला बदल गया। इसलिए बोलता हूँ कि वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब अच्छे से समझ। अरे मैं तुमको समझा पा रहा हूँ कि नहीं कि मैं हवा में धूल में लट मार रहा हूँ? मतलब कौन सी भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय रिपीटेड है? रिपीटेड है ना? ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो करवाया था। न्यायपालिका स्वतंत्र ये है, ये है, ये है। विधायिका की संगठन इकाई, देखो ये बोल रहा है कि हमारा रूप संघीय है, यूनियन ऑफ स्टेट हम कैसे निर्धारित होते हैं? मतलब संघीय मतलब राज्य, राज्य की भी सत्ता है और स्टेट की भी। कैसे डिसाइड हो रहा है? मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तन होंगे। इसका संघीय व्यवस्था से कोई सिस्टम है, कनेक्शन है? नहीं ना। अरे भाई नहीं है ना, मूल अधिकारों का संघीय व्यवस्था से। यार गर्दन तो यार क्या कचरा बच्चे। हाँ भाई आ रहा हूँ 5 मिनट। अरे 5 मिनट यार, सॉरी। मतलब अगला, क्षेत्रीय पार्टी निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। क्या क्षेत्रीय पार्टियों का संघीय व्यवस्था से संबंध है? लेकिन क्या संघीय व्यवस्था उसमें चेंजेस ला सकती है ये व्यवस्था? बड़ा परिवर्तन तो नहीं ला सकती, ये तो माइन्यूर चेंज है। दूसरा, संघ की विधायिका में संगठित इकाई को निर्वाचित। अब ये बोल रहा है कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, तो इससे संघीय व्यवस्था पर कोई प्रभाव, अनिवार्य विशेषता है क्या? अब बोल रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो ये क्या करेगी? जैसे न्यायपालिका आर्टिकल 131, और जब भी राज्य के अधिकार प्रभावित होंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। वो क्या है? उसकी मूल अधिकार, और जैसे मूल अधिकार की बात होगी संघीय व्यवस्था अपने आप में सदृढ़ और सुरक्षित है। क्या मैं आपको क्वेश्चन समझा पाया? फिर से देखो, उल्टा पूछ लिया कि किसकी विशेषता नहीं है। रिवर्स 2017 के क्वेश्चन 2021 में, 2017 में पूछता है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य की बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाई राज्य का समान प्रतिनिधित्व दिए गए, संघबद्ध होने वाली की सहमति का परिणाम। ये क्वेश्चन हम लोग पहले, चलो मेरे हिसाब से कितने सवाल बच रहे हैं? हाँ 3-4 सवाल और बच रहे हैं, 3 सवाल और। दल बदल विरोधी कानून, आई होप कि सबको पता है 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल में क्या कहते हैं? यह कानून सही पूछ रहा है पहली बात, यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दिवस कर दिया भाई साहब। ये बोला कि 6 महीने तक ही शामिल हो सकते हो आप, उसके बाद नहीं शामिल हो सकते। और इन्होंने ये वर्ड ऐड कर दिया, ओनली सिंगल वर्ड। ऐसे माइन्यूट चेंज भी आपका पूरा साल बर्बाद कर देंगे। वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है पेपर को, इसको आदत में डाल लो। इतना आपने कर लिया, वर्ड बाय वर्ड कर लिया और पेपर कर लिया ना, आपका 90% पेपर से ऐसे निकल गया प्रीलिम्स। जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते हो। यह कानून कोई समावेदी नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी दल बदल के मामले में निर्णय करता। बात तो सही है भाई साहब, तभी तो बहुत सारे पुराने मामले अटके रहते हैं और उस पर डिसीजन नहीं देते जब तक उनकी सरकार नहीं बदलती। महाराष्ट्र वाला डिसीजन हो, असम वाला डिसीजन हो, बहुत सारे डिसीजन ऐसे जो आज के आपकी न्यूज में चल रहे थे। क्या मैं आपको समझा पाया ये सवाल? माइन्यूट चेंज।
अब देखो 5वीं अनुसूची फिर इसने पूछ ली, कर लिया हम लोगों ने सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के बाद, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चलो बात करते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 में दी गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए। संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए। मेरे को मान लो एग्जाम है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाऊंगा क्योंकि सारे फैक्ट है। अगर आप कम से कम ये क्वेश्चन आपको नया आयाम देता है कि आपको संविधान के भाग भी पता होना चाहिए अनुसूची के साथ, और फिर से सवाल आएगा 100% आएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर चाहता तो फैक्ट चेंज करके कर सकता था, लेकिन इसने कुछ चेंज नहीं किया। सारे के सारे सही है। आपात उपबंध 18 में ही है, संविधान संशोधन 20 में ही है और 9 में न्यायपालिका। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आएगा। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, और आज के लिए अब आप लोग एंजॉय करें। मैंने आप लोगों की रात काफ़ी बर्बाद कर ली है, तो तुम लोग भी, अब 11 बज गए एक्चुअली। मैंने सोचा था चीज़ें ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, स्पीड अप नहीं हो रहा है। कल हम लोग पॉलिटिकल कर लेंगे। ट्राई करो कि जितने लोगों के पास क्वेश्चन हैं आप लोगों को डाउट वाले पीवाईक्यू में, जहाँ पे लगता है कि ये सवाल नहीं हो रहा था या सवाल में ऐसी चीज़ें थी, तो उनको मुझे सेंड कर देना, ठीक है। और अब आप लोग होली मनाओ, मैं भी अब दारू पीने जा रहा हूँ। कोई पिएगा मेरे साथ? मैं दारू पीने के बाद मेरे को क्या ही पता रहेगा मैं कब उठूंगा, कब कहाँ काम करूंगा। ऐसी कोई भी आदत मत अपनाना। मैं ये रूम बंद करके इसीलिए तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पीने वाला, ठीक है। तो तुम भी मत पीना, ऐसी आदतें मत डालो, क्योंकि वो इन फ्यूचर तुम्हें ही बर्बाद करेगी। अभी शौक के लिए करोगे, बाद में तो शौक के लिए करो। जिन लोगों का हिंदी अच्छा हो दोनों समझ गए। कल का टाइम बता दे। कल का टाइम यार 9 से 12 बजे तक तो फ्री नहीं, आफ्टर 12 o'clock की पॉसिबल है। तो हम 12 से अप्रोक्स 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास, क्योंकि 8 सुबह 8